मेरी आवाज आ रही है बच्चों? हाँ, थोड़ा कट गया था, फोन आ गया था किसी का। तो प्रिंसिपल मेरिट्स तो आपको पता ही होंगे, आप लोग इसको नॉर्मल रीड आउट करना, इसके डीमेरिट्स नॉर्मल रीड आउट करना। अगर बाय चांस अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता, मैं अलग से इसकी एक प्रॉपर एक क्लास दूंगा डिमोनेटाइजेशन के ऊपर, जीएसटी के ऊपर, क्योंकि बहुत जरूरी टॉपिक है ये, ठीक है बेटा? क्योंकि मैं नहीं चाहता इस चैप्टर के बीच में से ही पढ़ाऊं, मैं तुम्हें अलग से कराऊंगा इसके लिए। फिर भी मैं डीमेरिट्स कुछ बता देता हूँ। उसके डीमेरिट्स क्या हुए, लोग लाइनों में खड़े हुए और हमारी जो मनी थी बिल्कुल डाउन हो चुकी थी, ना हम कुछ कमा पाए, हमारी नॉर्मल हमारी जॉब चली गई थी, कैश क्रंच हो चुका था, क्योंकि काफी लोग अपनी जॉब खो चुके थे डिमोनेटाइजेशन के चक्कर में। प्लानिंग अच्छी नहीं थी, नोट बैन करने की प्लानिंग अच्छी नहीं थी, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं हमारे इंडिया में इनफॉर्मल सेक्टर में लोग काफी ज्यादा काम करते थे, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग काफी ज्यादा काम करते थे, जिनकी सैलरी बैंकों में नहीं आती थी, तो उनको काफी कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े। तो ये चीज बताई गई है। फिजिकल रिफॉर्म क्या है उसके बारे में बता रहा हूँ। फिजिकल रिफॉर्म होता है जहां पर हम लोग क्या करते हैं, टैक्स रिलेटेड बातें करते हैं, गवर्नमेंट के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बातें चलती है। इसमें डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स जिसका बर्डन हम शिफ्ट नहीं कर सकते, हमें डायरेक्टली पे करना पड़ेगा, प्रोग्रेसिव नेचर का होता है, आपने गवर्नमेंट बजट में पढ़ा होगा। इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है, जिसका बर्डन हम एक बंदे से दूसरे बंदे पे शिफ्ट करते हैं, लाइक जीएसटी, कस्टम ड्यूटी। तो इसमें क्या होता है, एक शिफ्ट, एक जैसे तुमने दुकान में गए, तुमने सामान लिया, तो सामान के ऊपर जो जीएसटी लगा था वो तुम्हें भरना पड़ता है, पर हकीकत में कौन भरता है? दुकानदार तुम्हारे बिहाफ पे भरता है। भरते तो हम ही लोग हैं, पर दुकानदार हमारे बिहाफ पे गवर्नमेंट को भरता है, तो बर्डन तो हमारे ऊपर ही है ना। पर एक बंदे से दूसरे बंदे पे शिफ्ट होता है इसका बर्डन, इसीलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। बट हुआ क्या, इन दोनों टैक्स को उठा के हमने जीएसटी कर दिया, इसीलिए हमारा जो टैक्स है अब वन नेशन बन चुका है। एमसीक्यू में पूछा जाएगा व्हाट इज जीएसटी, वन नेशन वन टैक्स, हमारा ये स्लोगन है, वन नेशन वन टैक्स। ये भी तुम्हारा होमवर्क है डिमोनेटाइजेशन जैसे। मैं नेक्स्ट क्लास में सबसे पूछूंगा डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी और डब्ल्यूटीओ के बारे में। मैं पहले ही बता रहा हूँ, मैं इसीलिए खुद नहीं पढ़ा रहा, पहले तुम खुद लोग खुद पढ़ोगे, खुद समझोगे। जब तुम खुद समझोगे तो तुम्हें ढंग से और समझ आएगा, फिर मैं जब बताऊंगा तो तुम्हें बहुत इजी लगेगा इस चैप्टर को, ठीक है? बेसिक स्ट्रक्चर बता देता हूँ इसका। जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में, यूनिफॉर्म टैक्स रहे, चोरी ना हो टैक्स की, टैक्स इवाजन ना हो। हमने सोचा वन टैक्स वन नेशन होगा, वन मार्केट में। जीएसटी ने काफी हमें रेवेन्यू ला के दिया, हमारा जो टैक्स कॉम्प्लिकेशन था, टैक्स इवाजन होता था, चीटिंग होती थी, वो भी खत्म कर दी, ठीक है? हमने यहाँ पर कुछ जगह टैक्स के बारे में बताया गया, इसको रीड कर लेना बेटा। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे? जो जीएसटी था लिवाइड होता था वैल्यू एडिशन पे, इसका बर्डन सिर्फ सप्लाई पे पड़ता था, मतलब कि जो कंज्यूमर पे पड़ता था कहीं ना कहीं। ये ई स्टेज पे होता था, अलग अलग स्टेज में होता था, और हम लोग फोकस करते थे सप्लाई पे। मतलब हकीकत में कंज्यूमर ही पे करता था सारा जीएसटी, ठीक है? प्रोड्यूसर तभी पे करता था जीएसटी जब वो परचेज करता था रॉ मटेरियल, जब वो रॉ मटेरियल पे करता था तभी वो जीएसटी पे करता था, वरना वो नहीं करता था। ये इसके डीमेरिट्स क्या है? सिंपल सी भाषा, सबका यूनिफॉर्म टैक्स है, इसका रिफंड भी बहुत आसान होता है। प्रोड्यूसर जब अपना रॉ मटेरियल खरीदता है उसको रिफंड भी मिल जाता है कंज्यूमर के थ्रू कहीं ना कहीं। और जीएसटी एनहांस करता है डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को, समझाने में आसान होता है। और जीएसटी ने क्या, हमारी गवर्नमेंट का जो बजट है वो भी काफी ज्यादा बढ़ाया है। इसके डीमेरिट्स क्या है? जीएसटी सारे गुड्स को कवर नहीं कर पाता, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, अल्कोहल, पेट्रोल, ये गुड्स नहीं कुछ कवर कर पाता। जीएसटी अभी भी फाइनली सेटल नहीं हुआ है मार्केट में, अभी भी अनसर्टिनिटी है जीएसटी को लेकर। अभी इसके बारे में जब प्रोजेक्ट वर्क किसी बच्चे को चाहिए था, शायद मुझे पता नहीं, तनीष वनीश को चाहिए था, मैं बिल्कुल क्लियरली से एक एक करके बता दूंगा इसके बारे में बिल्कुल डीप में। आगे चलते हैं। एक्सटर्नल सेक्टर, बेटा करेंसी डिवैल्यूएशन के बारे में सबको पता है। हमारा जो करेंसी था ना डिवैल्यूएट हो चुका था। डिवैल्यूएट का मतलब क्या है? हमारे इंडियन रुपीज की वैल्यू गिर रही थी, तो उसको बढ़ाने के लिए आपको पता है, मैंने बीओपी में पढ़ाया था, तो उसको कैसे बढ़ाएंगे बेटा? हम उसको रिवैल्यूएट करेंगे। तो इन्होंने रिवैल्यूएट कैसे करा वो मैं बता देता हूँ। एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म में इन्होंने क्या करा, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को ले आए। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट किस लिए होता था? फ्री मार्केट फोर्स एंड सप्लाई। जब देखा कि डिवैल्यूएशन आरबीआई की वजह से हो रहा है, आरबीआई क्या कर रहा है, फिक्स कर रहा है बार 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 बार, हमने मार्केट के ऊपर छोड़ दिया कि करेंसी अप एंड डाउन होगी मार्केट के हिसाब से। क्यों ना फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म दोनों जब मिले, तो कहीं ना कहीं हमारी सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी बढ़ी, हमने एक्सपोर्ट को बढ़ाया, जिससे हमारी करेंसी की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ने लगी। ये था, हमने फिक्स एक्सचेंज रेट को फॉलो नहीं किया। आगे हम चलते हैं हमारे प्राइवेटाइजेशन के ऊपर। ये बहुत आसान है, इसके बारे में इतना पढ़ोगे ना भी तो भी चलेगा। प्राइवेटाइजेशन क्या एक ऐसा प्रोसेस है जिसने क्या करा, ओनरशिप एक इंडिविजुअल के हाथ में दे दी और बोला तुम जितना मर्जी प्रॉफिट कमाओ, तुम्हें कोई रोकेगा नहीं, तुम खुल खुल के कमाओ, हम तुम्हारे साथ है, कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। इन्होंने ये चीज को मोटिव रखा किसने? प्राइवेटाइजेशन में। इसमें सिंपल सा आउटरेट सेल क्या था कि गवर्नमेंट एंटरप्राइज फोकस करेगी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स पे, और गवर्नमेंट ओनरशिप मैनेजमेंट मिक्स एंटरप्राइज करेगी, कि अगर कोई बंदा गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिक्स करके काम करना चाहता है तो भी कर सकते हैं, किसी को कोई रोक टाक नहीं है।
प्राइवेटाइजेशन ने क्या करा, डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी को, इंस्ट्रूमेंट को प्रमोट करा कहीं ना कहीं, कि अगर कोई कंपनी डूब रही है, अगर वो डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहती है तो वो कर सकती है, कोई रोक टाक नहीं है, जिससे क्या हो उसको कोई और नुकसान ना झेलना पड़े। प्राइवेटाइजेशन की जरूरत क्यों है बेटा, हम सभी को पता है। प्राइवेटाइजेशन एक सेकेंडरी रोल में रखा गया था, जो हमने पढ़ा है पहले चैप्टर्स में। जब आईपीआर में 1956 के तहत हमने पढ़ा था, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो रही थी, तो हमने प्राइवेटाइजेशन को लेकर आए। 1951 से 1991 तक हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसका डाइवर्सिफाई बेस बन चुका था, बट हमें कहीं ना कहीं एक ग्रोथ नहीं मिल रही थी। तो हमने सोचा क्यों ना हम लोग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को बढ़ाए, शिफ्ट करें एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज को सोर्स ऑफ लाइवलीहुड के लिए। क्यों ना हम स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन करें, क्यों ना हम जो हमारी 9 ज्वेल्स है, पीएसयू की 9 ज्वेल्स है, क्यों ना हम उसको एक नवरत्न में कन्वर्ट करें, क्यों ना करें। हमने ये चीज सोची, बट हमें काफी ज्यादा लॉस हुआ उस टाइम पे, क्योंकि हमारे जो नवरत्न थे वो काम नहीं कर पाए। लीकेज, पिल्फरेज, इनएफिशिएंसी, करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ चुका था हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में, जिसकी वजह से हमें प्राइवेटाइजेशन को लाना पड़ा। उसकी वजह से ही हम लोगों ने प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को चुना। आज हमारा जो पब्लिक ओनरशिप है वो कन्वर्ट हो चुका है किसमें, प्राइवेट ओनरशिप पे। और प्राइवेट ओनरशिप एफिशिएंट तरीके से काम करते हैं और फ्रीडम के साथ काम करते हैं, लोगों की भला भी करते हैं और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को भी सोचते हैं कहीं ना कहीं। नवरत्न सी है बेटा, नाम याद रख लेना। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, ओएनजीसी, सेल, एचपी, एनटीपीसी, विद्यासागर, विद्यासागर निगम, विदेश संचार निगम लिमिटेड, आईपीसीएल और भेल, ये सारे लिमिटेड कंपनियां, ध्यान रखना बेटा बिल्कुल। अगर मैं प्राइवेटाइजेशन की लॉस की बात करूं बेटा, ये भी आउट ऑफ द सिलेबस है, फ्री में मैं पढ़ा रहा हूँ। प्राइवेटाइजेशन इंप्लाइज करता है सुप्रीमेसी ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट को ओवर सोशल इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं। जब हम सेल्फ इंटरेस्ट की बात की जाती है हमारी, तो ये होता क्या है, एंटरप्रेन्योर्स 100% कमिटमेंट क्यों देता है, एफिशिएंसी क्यों देता है, क्योंकि इसको हाई प्रोडक्टिविटी मिलती है, तभी वो काम करता है। तभी ये प्राइवेटाइजेशन प्रॉफिट के चक्कर में इतना सेल्फ इंटरेस्ट देते हैं। प्राइवेटाइजेशन क्या करता है, कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट में काम करता है, बहुत डोमेस्टिक और इंटरनेशनल में, क्योंकि उसको पता है वो काम करेगा तभी जिएगा, वरना वो नहीं जिएगा। ठीक है, आपको पता है गवर्नमेंट जॉब प्राइवेट जॉब वाली बात होगी ये वाली। प्राइवेटाइजेशन क्या करता है, डाइवर्सिफिकेशन को देखता है, लाइक एमएनसी की तरह। आज एमएनसी जो हमारे एक बेंचमार्क बन चुकी है कहीं ना कहीं, इस चीज को देखता है। प्राइवेटाइजेशन कंज्यूमर को सबसे पहले क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंस देता है, उसके बाद कुछ और के बारे में सोचता है, क्योंकि कंज्यूमर पसंद करेगा तभी प्राइवेटाइजेशन चलेगा, वरना नहीं चलेगा। इसके लॉसेस क्या है, ये सोशल इंटरेस्ट को बिल्कुल हटा देता है, और ये मार्केट फोर्स के हिसाब से काम करता है, सोशल इंटरेस्ट को नहीं देखता। आईफोन सोशल इंटरेस्ट को नहीं देखता। किसी का माइक ऑन है, प्लीज माइक ऑफ करिए बेटा। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, एक कॉल सेंटर की तरह होता है कहीं ना कहीं, आउटसोर्सिंग करना। मान के चलो विनोय नाम का लड़का है, वो ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, उसको प्रोडक्ट बेचना है, उसने इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट किया, किससे, उसने क्या करा, शानू से कॉन्ट्रैक्ट किया। शानू कह रहे, शानू भाई मेरा माल बिकवा देगा इंडिया में, मैं तेरे को 10 लाख रुपए दे रहा हूँ हर महीने, तो जैसे मर्जी बेच, मुझे तेरे 10 लाख से मतलब नहीं है, तू मेरा हर महीने का 1 करोड़ की सेल करा के दे। शानू कहते ठीक है। शानू ने क्या करा भैया, 10-10 हजार के इसने 50 लड़के हायर कर लिए, सबको मतलब 5 लाख सैलरी दे रहा है, तो वो 50 लड़के 1 करोड़ की सेल निकाल के दे रहे हैं। फिर भी ये कहीं ना कहीं मंथली 5 लाख बचा ही रहा है, किससे, शानू विनोय से। तो इसको बोलते हैं कॉल सेंटर में काम करना, आउटसोर्स करना कहीं ना कहीं। तो ग्लोबलाइजेशन क्या डिफाइन करता है, हम एक जगह से अपने काम को पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में फैलाए, एडमिट परमिशन दे, ग्लोबलाइज करे, दैट इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन। इस तरीके से अपनी ओपननेस को बढ़ाना, अपनी रीच को बढ़ाना। ठीक है बेटा, तो ग्लोबलाइजेशन ने ये मार्केट को थोड़ा आउटसोर्स करा, ये मैंने बता दिया आपको। क्या क्या पॉलिसी थी ग्लोबलाइजेशन की, कि हम लोग इक्विटी की और फॉरेन इन्वेस्टमेंट की मार्केट को बढ़ाएं, जिससे क्या हमारा काम बिल्कुल अच्छे लेवल में जाए। हम पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी रखें, जितना इंपोर्ट हो उतना एक्सपोर्ट हो, लोगों को डिविडेंड और इन्वेस्टमेंट मिले, फैमिली को रेमिटेंस मिले, जिससे क्या हो कि कैपिटल पूरी कवर हो जाए हमारी कहीं ना कहीं। लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी, हमने सोचा किसी से भी हम काम करेंगे तो लॉन्ग टर्म बेसिस में करेंगे, शॉर्ट टर्म बेसिस में नहीं करेंगे, लॉन्ग टर्म बेसिस में करेंगे। टैरिफ को रिड्यूस करना, कि जो हमने सोचा था कि जो इंपोर्ट पे टैक्स लग रहा है उसको थोड़ा कम कर दिया जाए, जिससे क्या हो फॉरेन इन्वेस्टर हमारे पास ज्यादा आ जाए। क्वांटिटिव रेस्ट्रिक्शंस जो लगाई गई थी उसको भी कम करी जाए इंपोर्ट आइटम्स में, कि कुछ इंपोर्ट आइटम्स में ज्यादा क्वांटिटिव रेस्ट्रिक्शंस थी उसको भी कम करी जाए, जो इंडिया ने कमिटमेंट किया था डब्ल्यूटीओ को। ठीक है, अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको पढ़ना है, ये आपका होमवर्क है, मैंने पहले ही बता दिया था। 3 चीज, डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको पढ़ना है, पहले ही मैं बता रहा हूँ। आगे चलते हैं, अगला है एप्रिजल। ये आपका इन द सिलेबस क्वेश्चन है, इन द सिलेबस जो हमारे सिलेबस में है वो पढ़ना है बेटा। मेरिट्स ऑफ एलपीजी, सबसे पहला
हमारी जो इकोनॉमी है वाइब्रेंट इकोनॉमी बन चुकी है, क्योंकि आज हमारी इकोनॉमी में एलपीजी के आने की वजह से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के आने की वजह से हमारी ग्रोथ हुई है। हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी बढ़ा है। आईटी सेक्टर हमारा ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड हो चुका है, आज बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है आईटी सेक्टर हमारा। हमारा फिस्कल डेफिसिट कम हो चुका है, 8.5% से 3.5% हो गया है। इन्फ्लेशन भी चेक करते रहते हैं वो कि इन्फ्लेशन ज़्यादा ना हो, एक लिमिट में रहे, हर चीज़ बैलेंस में रहे इन्फ्लेशन हमारा। हम लोग कंज्यूमर में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं आजकल, कंज्यूमर सोवरेनिटी हो चुका है हमारा कहीं न कहीं, क्योंकि कंज्यूमर को हम टाइम देते हैं, कंज्यूमर को समझते हैं, कंज्यूमर हर बायर तक पहुँचने की कोशिश करते हैं कि अगर हम कंज्यूमर तक पहुँचेंगे तभी हमारा मार्केट में सर्वाइव हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। हम लोग सब्सटैंशियल इंक्रीज़ कर रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व को, क्योंकि कहीं न कहीं अगर हमारा फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा, तभी हमारे मार्केट में वैल्यू रहेगी, वरना नहीं रहेगी। क्योंकि फॉरेक्स रिज़र्व हमारे पास होना चाहिए। अगला, हमारा फ्लो ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है। हमारे पास अब एक्सपोर्ट कैपिटल गुड्स के भी हो रहे हैं कहीं न कहीं। हम इम्पोर्ट तो करते थे, अब कैपिटल भी करें। टेक्नोलॉजी जो ऑब्सोलीट थी, उसको भी हटा के हमने क्या करा, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे हमारा क्या हो, प्रॉफिट रहे। हमारा प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी जारी रहे बेटा हमारा। आगे हमारा जो इंडिया है एक इकोनॉमिक इमर्जिंग पावर में बन चुका है कहीं न कहीं। आज हम भी डेवलप्ड नेशंस में आते हैं, कहीं न कहीं रिकॉग्नाइज़ किए जाते हैं रैंकिंग ऑफ द वर्ल्ड में बेटा कहीं न कहीं। हमारी जो मार्केट है मोनोपोली मार्केट से कॉम्पिटिटिव मार्केट में शिफ्ट हो चुकी है, 2-3 मार्केट को छोड़कर, एटॉमिक और रेलवे को छोड़कर बाकी सारे कॉम्पिटिटिव मार्केट में है। ठीक है बेटा? एलपीजी के डीमेरिट्स क्या थे? उसने हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को टोटली उड़ा दिया, नेगलेक्ट कर दिया गया। आज एग्रीकल्चर सेक्टर को कोई नहीं देखता बेटा, क्योंकि लोग अब इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर में जाना चाहते हैं बेटा। ठीक है? हमारा जो अर्बन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रोथ है। हाँ मैम बोलिए। हाँ मैम, अंदर बैठे मैम। एक मिनट होल्ड करो मैम, एक सेकंड। हाँ, एक मिनट। अर्बन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रोथ प्रोसेस का मतलब क्या है बेटा? अर्बन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रोथ प्रोसेस का मतलब है बेटा इसमें जो हमारा एलपीजी है कहीं ना कहीं वो क्या क्या रहा है, फोकस करता है हर एरिया में, बट एमएनसी खाली किस पे फोकस कर रहे हैं? हमारे अर्बन एरिया में फोकस कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डीमेरिट है। रूरल एरिया कहाँ जाएंगे हमारे? ये इकोनॉमिक डुअलिज्म हो रहा है कहीं ना कहीं। इकोनॉमिक डुअलिज्म क्या होता है? जब हम सिंपल सी बात है इकोनॉमी को देखते हैं, ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी को हटाकर हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल करते हैं, पर ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी भी यूज होनी चाहिए। रीजन क्यों है? क्योंकि कुछ लोगों को नहीं आता तो वो अनपढ़ रह जाते हैं और उनको जॉब नहीं मिलती है बेटा। इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन क्या क्या मतलब है बेटा? 200 साल पहले हमारे पर अंग्रेजों ने राज किया, अब 200 साल के बाद एमएनसी ने राज किया, तो कहीं ना कहीं हमारे पर आज भी राज हो ही रहा है। पहले अंग्रेजों का था, आज एमएनसी का है। ठीक है? अगली बात की जाए, स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरेशन। स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरेशन का मतलब क्या है कि हमारी जो मार्केट है एलपीजी वाली आज लार्ज स्केल में बढ़ चुकी है और हमें कंज्यूमर के हिसाब से सोचना चाहिए। पर एमएनसी क्या कर रही है एलपीजी को लाने के बाद? वो लार्ज स्केल में कंज्यूमर तो फैला रही है, बट हमारे जो इंडियन सोसाइटी में वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा ही फैल चुका है, जिसकी वजह से जो हमारी डोमेस्टिक मार्केट है टोटली डूब चुकी है और लोग अपना ट्रेडिशन भूलते जा रहे हैं। लोपेस ग्रोथ प्रोसेस हो चुका है। हम लोग एक ही सेक्टर में फोकस करते हैं, जो आईटी सेक्टर है। जो आज हमारा आईटी सेक्टर में जॉब्स बहुत है आज के टाइम पे, बट उसके अलावा भी सेक्टर है, उस पर कौन ध्यान देगा? तो लोपेस ग्रोथ हो चुका है। हम लोग एक सेक्टर पे ही ध्यान देते हैं, बाकी सेक्टर पे ध्यान बिल्कुल भी नहीं देते, जो बिल्कुल ही गलत हो चुका है कहीं ना कहीं। कल्चरल इरोजन, हमारा कल्चर बिल्कुल ही इरोड हो चुका है। हमारा कल्चर ऐसा हो चुका है कहीं ना कहीं, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हो चुकी है जो लीड करता है सारे पैरामीटर ऑफ लाइफ को कहीं ना कहीं। कल्चरल इरोड हो चुका है हमारा। मैंने बताया ना कि लोग वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट ज़्यादा से ज़्यादा कर चुके हैं, ये सबसे बड़ी बात हो चुकी है हमारी। तो कहीं ना कहीं हम इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं और जो हमारी लॉयल्टी टुवर्ड्स फैमिली है, लॉयल्टी टू सोसाइटी है, वो भी हमारी रहनी चाहिए, बट वो अब नहीं रह गया। अब खाली सादा मटीरियल रह चुका है। हमें वेकअप कॉल हमें चाहिए कहीं ना कहीं, जो हमें चाहिए ही चाहिए हमारी ग्रोथ को करने के लिए। समझ आ गया बच्चों?